हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हर्षप्रीत कौर धीमान और अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 ऑफ चैप्टर फर्स्ट, कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए हैं। फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो है न्यू। ठीक है, न्यू की फुल फॉर्म होती है एन फॉर न्यू, I for international, E for economic, O for order. So NEO stands for New International Economic Order. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें इकोनॉमिक वर्ड आया है, मतलब अब हम नाम को कन्वर्ट करेंगे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में भी बात करेगी, जो कि कोल्ड वॉर के टेंशन्स को कम करने के साथ साथ इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में भी सोल्यूशन निकालेगी। तो क्वेश्चन अगर उलट कर आ जाए थोड़ा कि द नॉन अलाइंड कंट्रीज वर मोर देन मीडिएटर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, एक्सप्लेन। ठीक है, कि जो नाम कंट्रीज हैं हमारी, अलाइनमेंट नहीं होता, अलाइंड होता है, तो ये बात याद रखिएगा। पिछली वीडियोस में अलाइनमेंट लिखा गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, तो अलाइंड होता है। अब देखिए, ये जो नॉन अलाइंड कंट्रीज हैं वो सिर्फ कोल्ड वॉर के लिए ही नहीं काम कर रही थी, उसे कम करने के काम नहीं कर रही थी सिर्फ, परंतु वो इकोनॉमिक चीज़ों के लिए भी काम कर रही थी। इसके बारे में बताइए। देखिए, जो हमारी ज़्यादातर जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, मींस LDCs थी। ठीक है, तो ये लीस्ट डेवलप्ड थी, बहुत ज़्यादा कम डेवलपमेंट थी, पोवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, और इसकी वजह से जो हमारी अभी अभी डीकोलोनाइज हुई है कंट्रीज, मतलब कि जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स से छूट गया था 1947 के अंदर, उसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज के ऊपर अलग अलग कंट्रीज ने अपनी एम्पायर बना रखी थी, तो उससे वो फ्री हो चुकी थी। तो फिर भी फ्री होने के बाद भी उन्हें ज़रूरत थी कि कोई रिच कंट्री उन्हें हेल्प करे डेवलपमेंट करने के लिए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि फिर हम फिर से फ्री होकर फिर से दूसरों से हेल्प मांग रहे हैं, जो हमारी नाम कंट्रीज हैं उन्होंने एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, तो मेन आइडिया ये था कि हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है, हमने डेवलपमेंट करनी है अपनी सारी कंट्रीज की। ठीक है, एक रिपोर्ट आती है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अंकटाड, बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, UNCTAD, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये ए जो है वो एंड का ए है, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तब क्या हुआ कि एक रिपोर्ट को जारी किया गया इन 1972। ठीक है, याद रखना, 1972 के अंदर एक रिपोर्ट जो है वो इशू की गई, पब्लिश की गई, जिसका नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप इसे कैसे लर्न कर सकते हो, TNTPD नाम की रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई थी, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब ये जो हमारी ये रिपोर्ट है वो क्या कह रही थी, हम वो पढ़ेंगे। ये जो रिपोर्ट थी इसने पूरे ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स, मतलब चेंजेस कर दिए थे। पूरे वर्ल्ड का ट्रेडिंग सिस्टम जो है उसमें काफ़ी चेंजेस कर दिए थे। 4 चेंजेस थे। नंबर 1 था कि जो हमारी LDCs हैं, मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हें कंट्रोल दे दिया था अपने खुद के नेचुरल रिसोर्सेज पे, जिस पे पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज थी बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करती थी, उसे एक्सप्लॉइट करती थी, परंतु अब ये जो LDCs हैं इनका अपने रिसोर्सेज पे पूरा पूरा अधिकार होने वाला है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर। सेकंड जो रिफॉर्म था वो था कि ये जो LDCs हैं वो वेस्टर्न मार्केट में ज़्यादा एक्सेस कर सकती हैं अब। ठीक है, मतलब कि वेस्टर्न मार्केट में ज़्यादा ट्रेड कर सकती हैं, वहाँ से पैसा कमा सकती हैं। वेस्टर्न मार्केट का क्या मतलब हो गया, यूरोप की मार्केट्स, फिर अमेरिका की मार्केट। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड हमारा रिफॉर्म था वो था कि अगर हमारी LDCs ने वेस्टर्न मार्केट में से कुछ टेक्नोलॉजी को खरीदना है तो उसका कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पुअर कंट्री
यूएसए से सामान मंगवाएगी टेक्नोलॉजी रिलेटेड तो उसे कम पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो एलटीसीज है इनका रोल ज्यादा कर दिया गया इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, मतलब कि जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, IMF, तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये एलटीसीज का भी बहुत अच्छा खासा से होगा कि उनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी। ठीक है, तो ये जो है चेंजेस थे। उसके बाद देखिए ये जो नियो है मींस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं था। मतलब नाम का जो फर्स्ट समिट हुआ था कहाँ हुआ था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। 1961 के अंदर हुआ था। तब जो है इकोनॉमिक बात ज्यादा कुछ नहीं हुई थी नाम कंट्रीज के बीच में, परंतु मिड 1970s के अंदर जो है ये इकोनॉमिक जो हमारा फॉर्म है नाम का वो ज्यादा फॉर्म में आ चुका था, ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस हो गई थी इकोनॉमिक इश्यूज की। उसके बाद 1980s के बाद फिर से नियो की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी कम हो गई। ठीक है, क्यों हुई? क्योंकि ये जो हमारी कंट्रीज़ का ग्रुप है ये पुअर कंट्रीज़ हैं और इनके अगेंस्ट जो है वो रिच कंट्रीज़ थी। तो रिच कंट्रीज़ की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड थे। ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, परंतु पुअर कंट्रीज़ जो हैं उनके पास कम पावर थी, वो यूनाइटेड रहने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। इसकी वजह से 1980s के अंदर नियो की इम्पोर्टेंस कम हो गई। अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। मतलब इंडिया जब कोल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था तो उसके पीछे रीजन क्या था कि ये नॉन अलाइंड मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेंट बन रहा था। ठीक है, इस चीज का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कोल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे आप वो है कि इसकी टू फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, क्योंकि ये नाम का मेंबर था, नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर था। इसकी वजह से इससे दो काम करने थे। एक काम था कि खुद ये जो वेस्टर्न अलायंस है और ईस्टर्न अलायंस है उससे दूर रहना है, और दूसरा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये जो है नई डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज जो हैं उन्हें भी बताए कि आपको इन दोनों अलायंसेस के साथ नहीं जुड़ना, इन्हें अपनी आवाज जो है वो उठानी थी कि आपको नॉन अलाइंड रहना है। ठीक है, इंडिया की ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब इंडिया की ये जो पॉलिसी थी नॉन अलाइंड, ये कोई पैसिव मतलब कि कुछ भी नहीं करना या फिर नेगेटिव पॉलिसी नहीं थी। ठीक है, जैसे आप नॉन अलाइंड मूवमेंट की आपने काफी सारी वो फीचर्स पढ़े हैं कि न्यूट्रलिटी नहीं है, आइसोलेशनिज्म नहीं है, तो वो चीजें भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये पैसिव पॉलिसी नहीं थी। इसमें ऐसे नहीं था कि आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स से दूर भाग रहे हो, ये कोई फ्लीइंग अवे, दूर भाग जाने की या दूर उड़ जाने की कोई पॉलिसी नहीं थी। ठीक है, और जो इंडिया है वो क्या चाहती थी कि हम इस वॉर को रोक लें, जो कोल्ड वॉर हो रही है उसे हॉट वॉर में कन्वर्ट ना होने दें। ठीक है, ये जो डिफरेंसेस हैं हमारी यूएस और यूएसएसआर क्या है देखिए, 15 कंट्रीज का ग्रुप था जिसका हेड जो है वो रशिया होता था। 15 कंट्रीज का जो हेड था वो रशिया था, और इन 15 कंट्रीज जो हैं मतलब कि रशिया भी उन 15 कंट्रीज में आएगा और उसे यूएसएसआर बोला जाता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस कम करने की कोशिश कर रहा था, बातचीत करता था दोनों साइड्स के साथ। जैसे कोरियन वॉर के अंदर नेहरू का रोल हमने पढ़ा था, वो बताएंगे। नेहरू क्या चाहते थे कि हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट का क्या मोटिव है कि वी वांट टू क्रिएट अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग स्टेट्स, कि हम सारे फ्री हों, हम किसी के अंडर काम ना कर रहे हों, किसी के प्रेशर में काम ना कर रहे हों, और हम एक दूसरे की हेल्प करें, कोऑपरेशन करें, कि हम एक दूसरे का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, ठीक है, देश में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इस सारी चीजों में हम हेल्प करें। अब अगला पॉइंट है इंडिया का क्या इंटरेस्ट था, इंडिया आखिर क्यों नॉन अलाइंड के साथ ही रहा। इंडिया के भी दो फायदे थे इस टाइम पर कि वो नाम के साथ जा रहा है। पहला है कि इंडिया अभी अभी जो है आज़ाद हुआ था और काफ़ी कमज़ोर था उस टाइम पर। क्यों था? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम हो रखी थी और हमारा पार्टीशन के समय बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। परंतु नाम, जब हमने नाम की क्रिएशन करी, 3 लीडर्स
5 लीडर्स के साथ मिलकर, तो क्या हुआ कि इंडिया को भी इंटरनेशनल डिसीजंस लेने का जो है अलाउंस मिली, ठीक है, उसे भी ये अथॉरिटी मिली कि वो इंटरनेशनली कोई डिसीजन बता रहा है अपना कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, अपना एक स्टांस रखने का जो है अपॉर्चुनिटी मिली कि हम इस चीज को गलत बोलते हैं, इस चीज को सही बोलते हैं। तो ये चीज थी। उसके बाद मान लो कि कोई एक सुपर पावर दोनों में से इंडिया को इग्नोर कर रही है या प्रेशराइज कर रही है, तो क्या करती थी इंडिया, दूसरी सुपर पावर का यूज करके दूसरी जो इग्नोर कर रही है या प्रेशराइज कर रही है उसे जो है मतलब सबक सा सिखा देती थी। तो इससे क्या हो रहा था कि इंडिया वॉज बैलेंसिंग वन सुपर पावर अगेंस्ट अदर, कि अगर यूएस जो है इंडिया की इग्नोर कर रही है तो इंडिया जो है यूएसएसआर के साथ ज्यादा जो है मेल जोल बना लेता था, वो हम इस पॉइंट में भी पढ़ेंगे। अब देखिए इंडिया जो है उसकी क्रिटिसिज्म की जाती है कि इसने नाम तो कर लिया ज्वाइन, पर ये अच्छी तरीके से इसने कुछ फॉलो नहीं किया। क्या दो क्रिटिसिज्म है, एक है कि जो इंडिया की नॉन अलाइंड पॉलिसी है वो अनप्रिंसिपल्ड है। लोग कहते हैं कि इंडिया जो है कह देती है कि मेरा नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली मैं किसी इस इशू पर, बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल इशू आ गया ना इंटरनेशनल, तो मैं ना मतलब बता नहीं सकता, इंडिया कहेगा कि मैं किसके साथ हूँ, ठीक है। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले रही थी इंडिया उस टाइम पर, इसलिए कहा जाता है कि नॉन अलाइंड जो इनका प्रिंसिपल है वो अनप्रिंसिपल्ड था, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है जो इंडिया है वो इनकंसिस्टेंट थी अपनी ही नॉन अलाइंड पॉलिसी के अंदर। इसने क्या करा कि क्या हो रहा था कि बांग्लादेश जो है उसमें क्राइसिस हो रहा था, मतलब कि पाकिस्तान जो हमारा हमने पढ़ा था वेस्ट पाकिस्तान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहा था, ठीक है। और ईस्ट पाकिस्तान वाले वो लोग थे जो कि चाहते थे हम फ्री हो जाएं इस वेस्ट पाकिस्तान से। ये सब कुछ हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इंडिया वाली बुक में, ठीक है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान थे वेस्ट पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था यूएसए। तो अब इंडिया जो है वो ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करना चाह रहा था, तो यूएसए तो पाकिस्तान के साथ है, तो इंडिया को क्या करना पड़ा, इंडिया को अगस्त 1971 के अंदर यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो साइन करनी पड़ी 20 ईयर्स के लिए, ठीक है, ताकि जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान है जो कि आगे जाकर बांग्लादेश बन जाता है उसे जो है वेस्ट पाकिस्तान से छुटकारा मिल जाए। जो आज के टाइम में पाकिस्तान है ना वो पहले वेस्ट पाकिस्तान था, जो आज के टाइम का बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना था, इसलिए इंडिया को यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन करनी पड़ी फ्रेंडशिप की इन अगस्त 1971, ठीक है। अब देखिए आखिरी टॉपिक रह गया हमारा, वो है कि रेलेवेंस ऑफ नाम, मतलब कि हमारी जो कोल्ड वॉर है वो शुरू हुई थी 1945 के अंदर और खत्म हुई 1991 के अंदर। ये चीज हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब 1991 के अंदर जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई, मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं रहा, तो फिर अब नाम का काम क्या रहा, ठीक है, कि क्या नाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, तो इंपॉर्टेंस कम हो चुका था, जो इफेक्टिवनेस थी नाम की वो भी कम हो चुकी थी, परंतु फिर भी नाम जो है वो काफी रेलेवेंट रहा, इंपॉर्टेंट रहा। ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है कि आज के टाइम में नाम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो बिल्कुल खत्म हो गई है, ये बताइए। तो आप कहेंगे नहीं, नाम की अभी भी इंपॉर्टेंस है। क्यों है? इसके 5 पॉइंट्स हैं। एक, इसने ये प्रूव कर दिया था कि जो डीकोलोनाइज्ड स्टेट्स हैं, जो वीक स्टेट्स थी उस टाइम पर, वो भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं अगेंस्ट द रिच कंट्रीज। उसके बाद इसने ये प्रूव कर दिया था कि जो ये डीकोलोनाइज्ड स्टेट्स हैं वो पावरफुल हैं, ठीक है, ये कमजोर स्टेट्स नहीं थी। उसके बाद इसने प्रूव किया कि जो हमारे पुअर कंट्रीज हैं वो भी अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर सकती है। फॉरेन पॉलिसी क्या है कि हम दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम किसी की एक के साथ नहीं है, दोनों में से किसी एक के साथ नहीं है, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि जरूरी नहीं है कि पुअर कंट्री जो है वो रिच कंट्री को फॉलोअर ही बन के रह जाए, ठीक है। और इसने क्या किया, नाम जो मूवमेंट है वो अभी तक इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने उस टाइम पर जो पूरा सिस्टम था उसे डेमोक्रेटाइज कर दिया था कि किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपको यूएस के साथ ही जाना है, यूएसएसआर के साथ ही जाना है। आप तीसरी पार्टी में आ सकते हो कि आपको किसी के साथ नहीं होना। अब देखिए एक टॉपिक रह गया है,
आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज, वो हम अगली छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं, तो उसे लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर ऑल सपोर्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।